आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले अहम खबर की बात, बड़ी खबर की बात, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब चीन नहीं है। अपना जनरल नॉलेज आप सुधार लीजिए, बल्कि यह अब भारत के नाम रिकॉर्ड हो गया है। इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगा लिया था कि साल 2023 में सबसे ज्यादा भारत में आबादी होगी, और अब इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों ने मुहर लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। सदियों से चीन ही आबादी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर था, मगर अब उसका तिलिस्म तोड़ दिया है भारत ने। UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों से पता चला है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की आबादी 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। अब देश में चीन के मुकाबले करीब 2.9 मिलियन ज्यादा आबादी है। चीन में बच्चे पैदा करने की दर भी घटकर माइनस में दर्ज की गई है। UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिससे 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस के टाइटल से जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। यानी दोनों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर हो गया है। रिपोर्ट में ताजा आंकड़े डेमोग्राफिक इंटीग्रेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। एक हम ये भी कह सकते हैं, यदि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे कहीं तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या का लाभ भारत उठा सकता है, उठा रहा है। वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में, क्योंकि हमारे पास असंख्य जनसंख्या, हम कह सकते हैं कि अभी यंग पॉपुलेशन है। हम इसका अगले 30 वर्षों में इस्तेमाल यदि प्रॉपरली करते हैं तो भारत आर्थिक रूप से इसका लाभ उठा सकता है। UNFPA की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 25% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में है। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% हैं, 10 से 24 साल तक के लोग 26% हैं, 15 से 64 साल तक के लोग 68 और 65 से ऊपर के लोग 7% हैं। अब हालात ये हैं कि चीनी सरकार कहती है कि जो जोड़े 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसी साल की शुरुआत में एक चौंकाने वाली खबर ये भी आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर रहा बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी भी है, वहां आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी को भी माना जा रहा है। भारत के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। जहाँ तक अवसर की बात है, हम सभी जानते हैं इस बात को कि किसी भी देश की जो वास्तविक संपदा होती है वो उस देश की आबादी होती है। किंतु ऐसी आबादी जो शिक्षित हो, जो कुशल हो, जो भावना प्रधान हो, और ऐसी स्थिति में वो आबादी हो कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। सभी जान रहे इस बात को कि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसकी विकास दर दुनिया की कह सकते हैं सबसे तेज रफ्तार है। तो ऐसी स्थिति को बनाए रखने में कि तेज रफ्तार बनी रहे विकास की गति। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से ज्यादा दर्ज की गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में खत्म हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, और 1950 संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डेटा एकत्र करना और जारी करना शुरू कर दिया था। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने बड़ा यू टर्न लिया है। कांग्रेस अब जातिगत जनगणना की मांग कर रही है और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में सवाल यह कि क्या सिर्फ मोदी सरकार के विरोध के लिए कांग्रेस ने अपनी सालों पुरानी नीति को बदल दिया है, या फिर बात कुछ और है? जातिगत जनगणना के खिलाफ थे नेहरू, जातिगत जनगणना के खिलाफ थी इंदिरा गांधी, जातिगत जनगणना के खिलाफ थे राजीव गांधी। लेकिन अब जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने ले लिया है बड़ा यू टर्न। अब कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग कर रही है।
यानी कि जिसका नेहरू ने विरोध किया, इंदिरा ने विरोध किया, राजीव गांधी ने विरोध किया, सोनिया, राहुल और प्रियंका उसी का समर्थन कर रही हैं। हकीकत तो ये है कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है और इसी मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई है। देश में पहली बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया। कांग्रेस ने इसे ब्रिटिश सरकार की साजिश बताया। 1951 में संसद में जातिगत जनगणना पर पहली बार चर्चा हुई। पंडित नेहरू और सरकार पटेल ने जातिगत जनगणना का विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। पंडित नेहरू ने तो 1961 में राज्यों के सीएम को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखे जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण को अनुचित ठहराया था। उन्होंने कहा था, जब हम जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण व्यवस्था का पक्ष लेते हैं तो सक्षम लोगों और दक्षता का दर्जा नीचे करते हैं। खासकर सेवा के क्षेत्र में आरक्षण अनुचित है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश प्रथम दर्जे का बने। नेहरू युग के बाद भी जातिगत जनगणना बरकरार रहा। इंदिरा सरकार और राजीव सरकार ने भी जातिगत जनगणना का विरोध किया। यूपीए 2 सरकार के दौरान भी जातिगत जनगणना को लेकर जमकर माथापच्ची हुई। जातिगत जनगणना न करवाने का फैसला सही है या नहीं, इस मुद्दे पर मनमोहन सरकार में खूब चर्चा हुई और आखिरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े न जारी करने का फैसला लिया गया। लेकिन अब अचानक कांग्रेस के रुख में बदलाव आ गया है। कांग्रेस अब जातिगत जनगणना को सही बता रही है और इस मुद्दे पर विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद करना चाहती है। एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू समेत कई दल जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। इस मुद्दे पर खत भी लिखा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी नीति बदल ली है? आजादी के बाद से ही कांग्रेस जातिगत आधार पर जनगणना का विरोधी रही है। समय बदल चुका है, परिस्थितियां अलग है। आज कांग्रेस विपक्ष में है। ऐसे में सत्ता की ललक और विपक्ष को एकजुट करने की मजबूरी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुद्दे के सहारे कांग्रेस विपक्ष को एकजुट कर पाती है या फिर नहीं। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। मध्य प्रदेश में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद संगठन के बड़े नेता जमीनी हालात परखने की कवायद में लगे हैं। संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने अलग अलग इलाकों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से सरकार का फीडबैक लिया। माना जा रहा है कि फीडबैक के आधार पर संभाग वाइज पार्टी अपनी रणनीति तैयार करेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। सियासी दलों की बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दल अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में जहां योजनाओं के प्रचार और चुनावी अभियान में तेजी लाने की रणनीति बनी, वहीं संगठन के बड़े नेता सूबे के अलग अलग इलाकों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा भी ले रहे हैं। संगठन का मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार का फीडबैक लेना और उसी आधार पर अलग अलग संभागों के लिए रणनीति तैयार करना है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से लेकर तमाम दिग्गज अलग अलग इलाकों का दौरा भी कर चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं और उसी हिसाब से पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां जो रहती है उसके ऊपर हम काम करते हैं और उसके लिए हमारे संभागीय स्तर पर टोलियां होती है और प्रमुख नेता उस टोली में होते हैं। इस प्रकार से सब मिलकर उस संभाग की में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का काम और बढ़ सके, कैसे सरकार की कार्यों की मॉनिटरिंग हो सके, ये सब हम संभाग स्तर पर भी करने का काम करते हैं। उधर कांग्रेस भी चुनावी रणनीति बनाने में जोर शोर से लगी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग अलग मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक में आने वाले 3 महीनों के लिए काम का रोड मैप तैयार किया गया है। सभी मोर्चा अध्यक्षों को पार्टी अलग अलग जिम्मेदारी देने जा रही है। वहीं बीजेपी की तैयारियों को कांग्रेस घबराहट बता रही है। ये सब कुछ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी से कितनी डरी हुई है। आम जनता आज महंगाई से त्राहिमाम है, युवा बेरोजगारी से परेशान हैं,
भाजपा की इस लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी जैसा पुण्य का काम बंद कर दिया है। और ये सब चीज़ें जो हैं इस चुनाव में इनके पास लौट कर आने वाली है। भाजपा का यहाँ से पत्ता साफ होने वाला है और कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से आने वाली है। ये कितनी बैठकें करें उससे कोई फर्क नहीं। बीजेपी का फोकस सिर्फ एमपी पर ही नहीं बल्कि कर्नाटक चुनाव में एमपी के दिग्गज नेता भी जोर लगाएंगे। दोनों ही दलों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के किसी नेता को जगह नहीं मिली है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18, भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मदरसों की जांच के ऐलान के बाद राजनीति गर्म होने वाली है। राजधानी भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध मदरसे या संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका रिव्यू किया जाएगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं होगा। मध्य प्रदेश में अवैध मदरसे और कट्टरता का पाठ पढ़ाए जाने वाले संस्थानों पर सीएम शिवराज ने सख्त तेवर अख्तियार किए हैं। सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने वालों पर भी अब नजर रखी जाएगी। वीडी शर्मा कहते हैं मदरसों का भी रिव्यू हो और जगहों का भी जहां गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी बोले। और मैं तो ये मानता हूं कि मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर वो तालीमी कौन सी शिक्षा देते हैं, तालीम, ये सारी चीजों को देख करके भी आज जरूरत है कि देश के अंदर उन स्थानों पर क्या हो रहा है इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। और कोई भी मदरसा हो अगर वो शिक्षा दे रहा है तो आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो जिहाद को पैदा कर रहा है, अलगाववाद को पैदा कर रहा है, मुस्लिम कट्टरता को पैदा कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियों को पैदा कर रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं है। ये साफ संदेश मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है। मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और इस मामले में उन सबसे भी आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, देश में रहो, सामाजिक सौंदर्य वातावरण के साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, कोई परेशानी नहीं। इधर मदरसों के रिव्यू के फैसले पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। कहा सरकार मूल सवालों से बचना चाहती है, इसलिए भटकाया जा रहा। कोई कट्टरता का कोई कहीं पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज महंगाई, बेरोजगारी पे जनता सवाल पूछ रही है, इसलिए मदरसे का राग अलापना शिवराज जी ने और उनकी सरकार के लोगों ने शुरू किया है। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि दिशा निर्देश दिए गए हैं मंत्रियों को, विधायकों को कि वो भी इस मुद्दे को ट्वीट कर करके उठाएं और शिवराज जी के ही ट्वीट को वो सब कोट करने में लगे हुए हैं ताकि प्रदेश के अंदर एक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा सके। सरकार के मदरसों के रिव्यू के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए। हालांकि अलग अलग महकमों में रिव्यू होना कोई नई बात नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी साल में मदरसा सियासत का नया अखाड़ा जरूर बनता नजर आ रहा है। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मंच सजने लगा है। बीते दिनों बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा बढ़ता नजर आने लगा है। हाल ही में बीजेपी खेमे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूबे का दौरा किया, तो कांग्रेस खेमे से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बस्तर में चुनावी शंखनाद करने पहुंच गई थी। दोनों ही दल एक दूसरे को काउंटर करने के लिए रणनीतियों को धार दे रहे हैं और इस कड़ी में कांग्रेस ने बूथ कमेटियों को मजबूत करने का खाका तैयार करना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी की तपिश के साथ साथ सियासी पारा भी हाई हो चला है। पार्टियां जानती हैं कि जल्द ही चुनावी बादल मंडराने लगेंगे और मॉनसून के सीजन में सियासी समर अपने शबाब पर होगा। वक्त और मौके की नजाकत को देखते हुए रणनीतियों को धार दी जा रही है। सूबे में बीजेपी वापसी के लिए बेताब है, तो कांग्रेस सत्ता पर काबिज रहने के लिए अपनी जमीन को और मजबूत करने में जुटी है। बीते कुछ दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा भी बढ़ने लगा है। खास तौर पर बीजेपी खेमे से सरगर्मी कुछ ज्यादा है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस भी काउंटर प्लान पर काम कर रही है। पार्टी ने बूथ कमेटियों की कमियों को दूर करने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगले महीने से हर विधानसभा में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष और विधायकों की
और जिलों के प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जो बूथ गठन की प्रक्रिया में अगर कोई कमियां हैं, उन कमियों को हम लोग कैसे दुरुस्त करें उसके बारे में समीक्षा करेंगे। और अगले महीने से हर विधानसभा में ट्रेनिंग प्रोग्राम है बूथ कमेटियों का, उसकी तैयारी पहले से हम लोग कर रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग से पहले हम लोग बूथ कमेटियों को दुरुस्त करना चाहते हैं और आने वाले विधानसभा में हमारे बूथ कमेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए बूथ कमेटियों को हम मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उधर बीजेपी भी अपनी रणनीति को धार देने में लगी है। पार्टी ने कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दों की लिस्ट तैयार कर रखी है और उम्मीद कर रही है कि इस चुनाव में वो कांग्रेस के मुकाबले दमदार नजर आएगी। माननीय मोहन मरकाम जी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लगातार ये बैठकें करने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में लगातार दिख रहा है कि आदिवासी नेता मोहन मरकाम को भूपेश बघेल जी कैसे अपमानित कर रहे हैं और रायपुर से लेकर दिल्ली तक आज वो कांग्रेस में हाशिए पे जाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर का अंतरकला अब सतह पर आ गया है। भूपेश बघेल जी एक गुट लेकर चल रहे हैं, मोहन मरकाम जी दूसरा गुट लेकर चल रहे हैं, वहाँ पे टी.एस. सिंहदेव जी, जय सिंह अग्रवाल जी की अलग ढपली चल रही है। कांग्रेस कितना भी संगठन दिखाने का प्रयत्न कर ले, जनता के सामने उनकी अंतरकला अब उभर कर आ चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस की करीब 24,000 बूथ कमेटियां हैं और हर बूथ कमेटी में 20 पदाधिकारी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हर विधानसभा में बूथ कमेटियां बनाई गई थी और उनका विधानसभा वाइज प्रशिक्षण हुआ था। कांग्रेस की जीत में बूथ कमेटियों की अहम भूमिका सामने आई थी। इस बार भी पार्टी का फोकस बूथ कमेटियों को धार देने पर है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजीवार की रिपोर्ट। लुधियाना में पक्षियों के लिए भी फ्लैट बनाए गए हैं। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन लुधियाना में एक ऐसा अपार्टमेंट बन गया है जो कि केवल पक्षियों के लिए है। पक्षियों के अपार्टमेंट का काम अभी हालांकि चल रहा है, जो बनकर पूरी तरह से तैयार होगा तो इसमें 1200 शानदार फ्लैट्स होंगे, जिसमें पक्षी अलग अलग फ्लैट में अपने जीवन साथी के साथ आराम से रह सकते हैं। पक्षियों के लिए अपार्टमेंट सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन लुधियाना आइएगा तो यहां जुबा जुबा पर इस खास अपार्टमेंट की चर्चा सुनने को मिल जाएगी। जी हां, इस शहर में बन रहा है पक्षियों के लिए बहुमंजिला अपार्टमेंट। लुधियाना के हम्बड़ा रोड पर इस खूबसूरत अपार्टमेंट को तैयार किया जा रहा है। इस कलरफुल अपार्टमेंट में 1200 घरौंदा नुमा फ्लैट्स हैं। 350 गज एरिया में चिड़िया का ये आलीशान बसेरा अस्पताल और स्विमिंग पूल से भी लैस है। यहाँ चिड़ियों के खाने पीने के लिए भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब में ये अपनी तरह का इकलौता बर्ड अपार्टमेंट है। जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किसने ये नेक काम किया। दरअसल लुधियाना के भगवान महावीर जीव सेवा ट्रस्ट के प्रधान राकेश जैन पक्षियों के लिए ये बेहद खूबसूरत आशियाना बनवा रहे हैं। इनके माता पिता पक्षियों के लिए कुछ ऐसा ही इंतजाम करना चाहते थे। उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रण लिया है बेटे ने। इन्हें पता चला कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी पक्षियों के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। ये उज्जैन पहुंचे और तमाम जानकारी हासिल की। इसके बाद राजस्थान से कारीगरों को बुलाया और निर्माण की शुरुआत की। उपराला ही साडे माता पिता जी की इच्छा सीगी भी कोई जीव दया दा वधिया काम किया जाए। मैं 1 साल तो लगभग ये चीज़ लभ रहा सी। मैं कई थावां ते गया, पंजाब च भी होर भी, लेकिन मैनू जो चीज़ मैं चाहता सी नहीं लभी। एक दिन अखबार दे विच इहदी ऐड साडे आर्किटेक्ट ने देखी, उन्हें मैनू WhatsApp किया। उन्होंने देख के मैं क्या भी जिहड़ी चीज़ मैं चाहता सी मैनू लगदा सी भी ये चीज़ ठीक है। ये MP दे विचों सीगा बनया होया ते MP उज्जैन जाके मैं ये चीज़ देखी तो उत्थे जाके मैं देखा भी जिहड़ी चीज़ चाहता सी उही चीज़ मिल गई। उत्थों फिर जिहड़ा बंदा बनांदा सी कोई राह च उन्हां दा नंबर सारा एड्रैस वगैरह लिता, उन्हां कॉन्टैक्ट करके फिर ये सारा प्लान आउट किया। लाखों रुपए खर्च करके गुजरात से रॉ मटेरियल मंगवाया गया और पक्षियों के लिए 350 गज से 1200 आलीशान फ्लैट बनवाने का नेक काम शुरू कर दिया। ये बर्ड अपार्टमेंट करीब 6 महीने में बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। एक सब तो बहुत बढ़िया काम, मतलब इस अपने नॉर्दर्न इंडिया च कोई ऐसा जगह नहीं है जिथे कोई ये चीज़ बनी है।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। परमात्मा करे ये जल्दी बन के कंप्लीट होवे। हर मौसम में परिंदे यहाँ आराम कर सकेंगे। यहाँ पक्षियों के अंडों का धूप, बारिश, सर्दी से बचाव हो सकेगा। इन फ्लैट्स की खास बात यह है कि गर्मियों में ये ठंडे और सर्दियों में ये गर्म रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 लुधियाना। और चलिए अब बात जबलपुर से आई एक अनोखी खबर की। खबर को जिसने भी सुना हैरान रह गया। दरअसल एक इश्तिहार छपा जिसे एक शख्स ने देखा और इनाम जीतकर उसी रकम से अपने बेटे का इलाज भी कराया। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं। डॉग्स के हमलों में बढ़ोतरी और स्ट्रीट डॉग्स के साथ आए दिन हो रही बर्बरता की खबरों के बीच एक अनोखी खबर सामने आई जबलपुर से। तस्वीरों में नजर आ रही ये महिला और उनकी गोद में मौजूद ये डॉगी, मामला इन्हीं दोनों से जुड़ा है। दरअसल कुछ दिन पहले यही फीमेल डॉग कहीं खो गई, जिससे महिला एडवोकेट परेशान हो गई और अपने फेवरेट पेट को खोजने के लिए उन्होंने खूब जतन किए। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने इसके लिए एक इश्तिहार जारी कर दिया। इस इश्तिहार में लिखा था, एक फीमेल देसी डॉग नाम ब्राउनी दिनांक 3 मार्च 2023 से बड़ा पत्थर, रांझी, जबलपुर, मध्य प्रदेश से गुम हो गई है। ब्राउनी का रंग सफेद है, कान और कंधे पर कत्थई रंग और गले में काला पट्टा है। सूचना देने व ढूंढ कर देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आखिरी बार दीक्षितपुरा में देखी गई थी। संपर्क करें सुधा शर्मा। बस फिर क्या था, जैसे ही इश्तिहार सामने आया चर्चा का सबब बन गया। खास बात यह कि अमूमन विदेशी ब्रीड के डॉग्स लोग पालते हैं, उनसे उनका लगाव हो जाता है और कई बार उनके खो जाने पर इनाम और इश्तिहार तक देखने को मिलता है। लेकिन ये मामला तो देसी डॉग का था और इसी देसी डॉग को खोज कर लाने पर 1 लाख रुपए का इनाम हैरान करने वाला था। खैर, एक शख्स ने इस विज्ञापन को देखा और इस ब्राउनी को न केवल खोज निकाला बल्कि उसे सही सलामत सुधा शर्मा के पास पहुंचा दिया, जिसके बाद इस व्यक्ति को पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिल गया। अच्छी बात यह रही कि इनाम की राशि से इस शख्स ने न केवल अपने रॉयल एनफील्ड के सपने को पूरा कर लिया बल्कि अपने बीमार बेटे का इलाज भी कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।